मीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरेज क्लासेस की बात की थी। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक है प्री प्रोसेसर। हमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता है प्री प्रोसेसर्स के बारे में कि प्री प्रोसेसर क्या होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन मोस्टली तो ठीक है। बट उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जो हम डिटेल में नहीं गए थे, तो अब देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इट फॉल्स अंडर द चैप्टर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो प्री प्रोसेसर होते क्या है बेसिकली? प्री प्रोसेसर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले या कंपाइल होने से पहले उसकी जगह पे प्लेस की जाती है, सब्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। सो इट दिस एलिमेंट डज द टास्क ऑफ एक्सपांडिंग द प्रोग्राम। एक्सपांड करता है यानी जो चीज़ें लिखी हुई होती है, जो चीज़ें सजेस्ट की गई होती है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेसिकली उस जगह पे रखते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर कंपाइलर कंपाइल्स द प्रोग्राम। यानी कि ये टास्क कब होता है? कंपाइलेशन से पहले होता है, इसीलिए इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। प्री प्रोसेसर का मतलब है अभी प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है या प्रोग्राम रन होने से पहले वाले टास्क है। सो प्रोग्राम कंपाइलेशन से पहले कुछ जरूरी एक्सपांशन होते हैं प्रोग्राम के, जैसे कि आप कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या होता है बेसिकली? कि stdio.h नाम की फाइल हमें मेन फंक्शन से पहले पूरी ही पूरी फाइल सब्स्टिट्यूट करनी है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या होता है, विल जस्ट सी इन कपल ऑफ स्लाइड्स। तो तीन टाइप के सब्स्टिट्यूशन या एक्सपांशन होते हैं जो आप प्री प्रोसेसर से कर सकते हैं। तीन टाइप के एक्सपांशन, ठीक है। पहला एक्सपांशन है फाइल इंक्लूजन। तो फाइल इंक्लूजन क्या होता है? हम फाइल इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर math.h, फिर stdlib.h, ctype.h। ऐसी सारी फाइल्स हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर होता है मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? पाई की वैल्यू है वो डिफाइन कर देते हैं, मैक्स की वैल्यू है वो डिफाइन कर देते हैं। इस तरीके से हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। या फिर कंडीशनल इंक्लूजन होता है, कुछ कंडीशन सही है तो ही मुझे कुछ फाइल्स इंक्लूड करनी है, कुछ कंडीशन सही नहीं है तो मैं फाइल इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। ये एक नया टॉपिक है जो हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है, दैट इज कंडीशनल इंक्लूजन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फाइल इंक्लूजन हमें पता है, सो विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। हम फाइल इंक्लूजन कैसे करते हैं? हैश इंक्लूड लिखते हैं, स्पेस ब्रैकेट्स में फाइल नेम लिखते हैं, stdio.h, conio.h, या हमने कोई दूसरी फाइल लेट से बनाई हुई है, फाइल 1.c, फाइल 2.c, उसको भी हम अपने तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम उस फाइल का पाथ अच्छे से देंगे। अगर वो फाइल सेम डायरेक्टरी में है तो हम उसका फुल पाथ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेम डायरेक्टरी यानी कि लेट से आपने हैश डॉक्यूमेंट यानी DOC नाम की डायरेक्टरी में अपने कंटेंट रखे हैं, आपकी सी फाइल है जो मेन फाइल आपको रन करनी है, और उसी जगह पे आपकी जो इंक्लूजन वाली फाइल है वो पड़ी हुई है सेम जगह पे, तो आप फुल पाथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। पर अगर वो फाइल कहीं और पड़ी हुई है, लेट से दूसरी डायरेक्टरी में, लेट से /a /समथिंग वहां पे पड़ी हुई है, तो आपको इसका जो ये फाइल आपको इंक्लूड करनी है उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जब भी हम ऐसी फाइल मेंशन करते हैं तो उस फाइल का पूरा कंटेंट, कॉपिंग द फाइल ऑफ कंटेंट जस्ट इन द प्रोग्राम इटसेल्फ। यानी कि जब हम stdio.h लिखते हैं तो stdio.h फाइल का पूरा कंटेंट हमारी सी फाइल में कॉपी होके आ जाता है, ठीक है। वी डोंट नो इट, इट हैपेंस एट द प्रोग्रामिंग लेवल और एग्जीक्यूशन लेवल, बट इस तरीके से चीजें हैपन होती हैं, चीजें होती हैं व्हेन वी स्पेसिफाई एनी फाइल नेम, तो पूरी फाइल का कंटेंट हमारे वहां कॉपी हो जाता है। तो हम जब conio.h फाइल नहीं चाहिए थी तब हम उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे थे, उसका रीजन आपको पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? कि अगर हम वो स्टिल इंक्लूड करते हैं जो फाइल हम यूज नहीं करते हैं, लेट्स से मेरे math.h फाइल का या conio.h फाइल का जब मैं कोड ब्लॉक्स यूज करता हूं तो जनरली उसका यूज नहीं होता है, तब मैं वो फाइल इंक्लूड नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि उसका पूरा कंटेंट मेरी जो मेन डॉट सी फाइल है उसमें कॉपी होता है, कॉपी पेस्ट होता है, तो वो फाइल का वेट बढ़ जाता है, वो फाइल का जो एग्जीक्यूशन है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो whenever you don't need such files or whenever you don't need inclusions, you should just simply avoid it or don't include it, because वो पूरा प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट होता है हमारी मेन डॉट सी फाइल में एट द टाइम ऑफ रनिंग इट, ओके, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो विल टेक केयर ऑफ इट। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन है, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम जो भी लिखते हैं उसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन, इसके पास सब्स्टिट्यूशन के पास दिमाग नहीं होता है। दिमाग नहीं होता है इन द सेंस इट डजंट सी एनी लॉजिक। जैसे कि डिफाइन, मैक्रो नेम और स्ट्रिंग, तो जहां पे भी उसको मैक्रो अंडरस्कोर नेम दिखेगा उसकी जगह पे वो स्ट्रिंग लिख देगा। इट डजंट मीन उसका कोई मतलब निकलता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखूंगा तो वो क्वेश्चन मार्क सब्स्टिट्यूट करेगा, मैं यहाँ पे और कुछ लिखूंगा तो वो और कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देगा, डॉलर लिखूंगा तो डॉलर सब्स्टिट्यूट करेगा, डॉलर है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फाइन। सो इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ लॉजिक।
वो अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेगा सिर्फ, सो उसका नाम ही है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो व्हेनेवर यू राइट मैक्स 10, तो मैक्स जहां पे भी दिखेगा स्मॉल एम ए एक्स, इट इज केस सेंसिटिव, तो स्मॉल एम ए एक्स होगा, उसकी जगह पे वो 10 लिख देगा। वहां पे हो सकता है उसका कुछ मीनिंग ही ना होता, पर जहां पे भी आपके प्रोग्राम में मैक्स दिखेगा, सेपरेट मैक्स, यानी उसके आगे भी स्पेस होनी चाहिए, उसके पीछे भी स्पेस होनी चाहिए, तो जहां पे भी मैक्स दिखेगा लिखा हुआ, वहां पे वो 10 सब्स्टिट्यूट कर देगा, फाइन। सो विल टेक केयर ऑफ इट। हैश डिफाइन पीआरटी प्रिंटफ, ये हमने ट्राई किया हुआ है। प्रिंटफ की जगह पे हम पी लिख सकते हैं, पीआरटी लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना है लिख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जहां पे भी उसको पीआरटी लिखा हुआ दिखेगा पूरे प्रोग्राम में, वहां पे वो प्रिंटफ सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि एक्चुअली में उसका नाम प्रिंटफ है। तो अगर आपने पीआरटी नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो उसका नाम भी वो प्रिंटफ कर देगा, ठीक है, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेगा वहां पे, फाइन। सो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस थिंग्स। हैश डिफाइन मैक्स, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारा मैक्रो नेम है। तो जहां पे भी उसको हैश डिफाइन मैक्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई देखेगा, वहां पे वो क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, ब्रैकेट में एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो एक्स मैक्स है, अदरवाइज वाई मैक्स है, फाइन। ये लॉजिक है, वो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाता है। अगेन आई एम स्पेसिफाइंग इट कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, वो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाता है। ये सिर्फ जहां पे भी उसको मैक्स एक्स वाई दिखता है, उस जगह पे ये चीज जो हमने लिखी हुई है स्पेस के बाद वाली, टर्नरी ऑपरेटर, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। बाद में इसका एक्सपांशन है, इसका अंडरस्टैंडिंग है, इसका एग्जीक्यूशन है, वो कौन करेगा, प्रोग्राम करेगा, कंपाइलर करेगा। इसका काम उसका एग्जीक्यूशन करना नहीं है, फाइन। सो हमने दो यूज ऑफ मैक्रो लिखे हैं। पहले इनकरेक्ट यूज देख लेते हैं, कैसे हम इनकरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं स्क्वायर, SQR है वो शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर का, जो मैंने यूज किया हुआ है अपने अंडरस्टैंडिंग से। SQR ऑफ एक्स, जब ऐसा जहां पे भी उसको दिखेगा, वहां पे उसको क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं उसको लॉजिकली यूज कर रहा हूं थोड़ा। तो SQR ऑफ 5+2 का मतलब क्या होता है, पहले 5+2 परफॉर्म करो, उसको स्क्वायर फंक्शन को दो, फिर उसका स्क्वायर करो। पर जब हमने मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपली वो सब्स्टिट्यूट करता है चीजें। तो वो क्या करेगा, 5+2 मल्टीप्लाई 5+2, क्योंकि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि x मल्टीप्लाई x करना है, तो 5+2 मल्टीप्लाई 5+2 किया, तो बॉड मास रूल है, ठीक है, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उस तरीके से वो पहले डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड 5 + 10 + 2 दैट इज 17, तो हमें आंसर मिलेगा 17, विच इज नॉट ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो इसका एक्चुअल एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यस वी हैव द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि स्क्वायर ऑफ एक्स जब आप लिख रहे हैं, तब ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, इनटू ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है पहले जो एक्स अगर कोई एक्सप्रेशन है, तो उसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद आपको दूसरी बार उसके साथ स्क्वायरिंग करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अभी इसका करेक्ट यूज यहाँ पे होगा, 5+2 है वो एक एक्सप्रेशन है, तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखेगा वो, क्योंकि हमने यहाँ पे x को ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेगा विथ ब्रैकेट्स, फाइन। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आप मैक्रो को कैसे यूज करते हैं, फाइन, बिकॉज इट डजंट हैव एनी ब्रेन, इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट द कंटेंट्स, क्योंकि उसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ निकाल के उसकी जगह पे कुछ रखिए, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, या अनदर थिंग अबाउट मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, इट कैन बी नेस्टेड, कि स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन, फाइन। और इसी कॉल को मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। दूसरे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे चाहिए, उसका नाम मैंने रखा है x2y2, ब्रैकेट में x कॉमा y। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y। तो सबसे पहले x2y2 ऑफ xy जहां पे भी कंप्यूटर को दिखेगा, वो क्या रिप्लेस करेगा, ये चीज रिप्लेस करेगा, फाइन। अब उस चीज में उसको SQR दिख रहा है, तो जहां पे भी SQR दिखेगा उसको पता है SQR की जगह उसके क्या रिप्लेस करना है, यहाँ से कंटेंट लेके ये चीज रिप्लेस करनी है, तो वो ये चीज SQR की जगह पे रिप्लेस कर देगा, जहां पे वो पहले x का स्क्वायर करेगा, फिर y का स्क्वायर करेगा, और उसका एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो वी नो दिस वेरी वेल। सो मैक्रो कॉल्स कैन बी नेस्टेड, दिस इज अबाउट मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। देन वी हैव कंडीशनल इंक्लूजन। कुछ फाइल हमें कंडीशनली इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है, किसके तरीके से है, इफ स्टेटमेंट तरीके से है। कंडीशनल इफ स्टेटमेंट हमने पढ़े हुए हैं, पर इफ स्टेटमेंट और इसमें फर्क क्या है, कि इफ स्टेटमेंट आर टेस्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चालू है, कंपाइलेशन हो रहा है या प्रोग्राम रनिंग है, तब हम उसको टेस्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट्स को, फाइन। पर कंडीशनल इंक्लूजन क्या है, बिफोर रनिंग द प्रोग्राम हम उसको चेक करते हैं, ऑन और बिफोर कंपाइल टाइम, एट द कंपाइल टाइम या बिफोर कंपाइल टाइम। और उसका एक एडवांटेज क्या है, वंस ओनली इंक्लूड फाइल्स। वंस ओनली इंक्लूड फाइल्स का मतलब है, जैसे कि मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड लाइब्रेरी बनाने का सोचा, जैसे कि states.h, तो states.h नाम की लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो क्या करती है, math.h लाइब्रेरी को यूज करती है। जैसे कि एक states.h लाइब्रेरी है, मैं उसको s.h लिख रहा हूं, सिंपली s.h, एंड देन वी हैव math.h,
जिसको हम लिख सकते हैं m डॉट के एच, उसको हम लिखते हैं मैथ डॉट एच। फाइन। तो ये जो दो लाइब्रेरीज हैं, स्टेटिस्टिक्स डॉट एच है वो मैथ डॉट एच का यूज करती है लाइब्रेरी। सिमिलरली मैं कोई एक दूसरी लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ एवरेज डॉट एच, तो एवरेज डॉट एच लाइब्रेरी भी मैथ डॉट एच को यूज कर रही है। तो दोनों लाइब्रेरी मैथ डॉट एच को यूज कर रही हैं, तो जब मैं ये दोनों फाइल इंक्लूड करूंगा स्टेटिस्टिक डॉट एच और एवरेज डॉट एच, तो मैथ डॉट एच है वो मेरी 2 बार सब्सिट्यूट होगी। आप समझ रहे हैं फाइल, क्योंकि मैथ डॉट एच फाइल है वो यहाँ पे भी यूज हो रही है, और मैं अगर दूसरी फाइल बनाता हूँ एवरेज डॉट एच तो वहां पे भी यूज हो रही होगी, तो मेरी मैथ डॉट एच फाइल 2 बार इंक्लूड हो जाएगी। दिस हैपेंस एवरी टाइम। तब हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल इंक्लूजन यूज कर सकते हैं कि अगर मैथ डॉट एच फाइल पहले इंक्लूड नहीं हुई है तो ही आप उसको इंक्लूड कीजिए। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसके टाइप्स क्या क्या है, हैश इफ, अगर अगर एल्स, इफ नॉट ट्रू, एलिफ यानी एक से ज्यादा कंडीशन चेक करने के लिए, ये सब चीजें हमें पता है। इफ डेफ मतलब इफ डिफाइंड, अगर कोई चीज डिफाइन है तो ही आप ये चीज कीजिए। इफ नॉट डिफाइंड, इफ NDEF मतलब इफ नॉट डिफाइंड, अगर कोई चीज नहीं डिफाइन है तो आप कुछ कीजिए। और मेरा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहां पे हम एंड इफ लिखें। ठीक है, इन चीजों का कैसे यूज करते हैं, जस्ट वी विल सी इट इन एग्जांपल। बट बिफोर दैट सिंपल कि इफ नॉट डिफाइन एमटीएस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर mts.h नाम की फाइल डिफाइन नहीं है तो ही नीचे का टास्क परफॉर्म कीजिए, तो उसको डिफाइन कीजिए। यहाँ पे mts.h का कंटेंट जाएगा, यानी कि जो ऑलरेडी डिफाइंड फाइल है उसका, और लास्ट में उसको हम एंड इफ कर देंगे। ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक या सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूजन। अब देखते हैं उसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, stdio.h और string.h मैंने यूज किए हुए हैं। साइज 98 डिफाइन की हुई है। यूएस स्टैंड्स फॉर 0, इंग्लैंड स्टैंड फॉर 1 एंड फ्रांस स्टैंड्स फॉर 2। तो एक्टिव कंट्री अगर फ्रांस है तो करेंसी उसके हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में कुछ नहीं है, कुछ डिफाइनिंग स्टेटमेंट है, कुछ फाइल इंक्लूजन स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ पे कंडीशनल इंक्लूजन यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, कंडीशनल इंक्लूजन हैश साइन से यूज कर सकते हैं। हैश इफ साइज ग्रेटर देन 99, ये देखिए अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये है वो हाईलाइटेड पार्ट नहीं है। ठीक है, ये इसका जो प्रभाव है वो आपको कम लग रहा है, जैसे कि वो कमेंट है उस तरीके से लग रहा है। ठीक है, ये एक्टिव नहीं है बेसिकली, ये ठीक है, एक्टिव नहीं है ऐसा लग रहा है, और ये एक्टिव चीज ऐसा लग रहा है। क्यों, क्योंकि साइज क्या है इसकी 98, तो इफ साइज ग्रेटर देन 99 तो ही एक्टिव होगा। मैं यहाँ पे साइज चेंज करता हूँ, लेट्स से 100। तो जैसे ही मैं साइज 100 करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रिंटफ ये एक्टिवेट हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, वो समझ रहा है बिफोर इवन कंपाइलिंग। एज यू कैन सी, हमने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया हुआ है, कंपाइलेशन से पहले ही उसको पता है, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल इंक्लूजन है, दैट इज प्री प्रोसेसर है, वो प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले ही एक्टिव होते हैं। एक्टिव कंट्री यूएस है तो डॉलर है, एक्टिव कंट्री इंग्लैंड है तो पाउंड, अदरवाइज फ्रैंक। अभी हमारी एक्टिव कंट्री कौन सी है, फ्रांस है, तो कहाँ पे हैं हम, फ्रैंक में है। अभी जैसे ही मैं इसको एक्टिव कंट्री को यहाँ से हटा के, इफ आई कैन जस्ट इंक्लूड यूएस, तो मैं जब यूएस इंक्लूड करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा जो एक्टिव स्टेटमेंट वो चेंज हो जाएगा। हमारी करेंसी क्या है, डॉलर है, करेंसी प्रिंट हो जाएगी। हमने पाई डिफाइन ऊपर नहीं किया हुआ है कहीं पे भी, तो जब हम पाई डिफाइनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं तो वो पूछेगा हमसे, just asking us it is just asking us that if not defined pi, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर पाई है वो ऊपर कहीं पे डिफाइन नहीं है तो पाई को डिफाइन कीजिए, एल्स प्रिंट कीजिए कि पाई ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पाई डिफाइन नहीं था तो पाई डिफाइन कर दिया है। अब सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में दूसरी बार लिख रहा हूँ, अगर पाई डिफाइंड है, इफ डेफ मतलब डिफाइंड है, तो प्रिंट करिए कि पाई डिफाइंड है। अदरवाइज आप प्रिंट करिए, अदरवाइज आप क्या करिए, पाई को डिफाइन करिए, अदरवाइज हम कुछ प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, और मेरा इफ यहाँ पे खत्म होता है तो मैं एंड इफ लिख रहा हूँ। सिमिलरली जहां पे भी आप इफ स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ करना जरूरी है। ओके, सब जगह पे मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एलिफ भी यूज किया हुआ है, एक से ज्यादा कंट्री चेक कर रहा हूँ, इफ एक्टिव कंट्री यूएस, देन एल्स नहीं लिख रहा हूँ, एलिफ लिख रहा हूँ, देन एल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में एंड इफ लिख रहा हूँ। तो जब भी आप इफ स्टार्ट करते हैं उसको एंड इफ करना जरूरी है whenever we are talking about conditional inclusions। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यू विल सी सम printf स्टेटमेंट फॉर 100 प्लस एलिमेंट्स, क्योंकि हमने एलिमेंट्स क्या रखे हैं, 100 प्लस रखे हैं। करेंसी है वो डॉलर है, क्योंकि हमारा एक्टिव कंट्री यूएस है। पीआई है वो डिफाइंड है। ठीक है, पहले यहाँ पे डिफाइन नहीं था तो फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट में वो डिफाइन होगा, नेक्स्ट में वो पीआई डिफाइन कहेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम पीआई को डिफाइन कर देते हैं, हैश डिफाइन पीआई 3.1415। ओके, then we can see the changing statement here कि if not defined pi then define। तो अब ये डीएक्टिवेट हो गया, पहले ये एक्टिवेट था क्योंकि पाई डिफाइन नहीं था और हमें सिर्फ प्रिंट करना था। ठीक है, सो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो पाई डिफाइन है वो 2 बार प्रिंट होगा। लेट अस जस्ट रन इट।
Okay, pi defined because I have included it twice. Fine. सो कंडीशनल इंक्लूजन का यूज हम बहुत कम करेंगे, ठीक है, पर इट शुड बी नोन टू अस वेरी नाइसली. फाइन. इफ डेफ क्या होता है, इफ एंड एफ क्या होता है. फाइन. पाई डिफाइन वी ट्राइड टू प्रिंट इट बट इट प्रिंटेड ट्वाइस. तो वाई इट वाज प्रिंटेड ट्वाइस, क्योंकि पाई डिफाइंड नहीं था. पहले इट वाज प्रिंटेड ओनली वंस, क्योंकि पाई ऊपर डिफाइन नहीं था. अब मैंने पाई को ऊपर डिफाइन कर दिया है इन अवर इंक्लूसिव स्टेटमेंट्स, प्री प्रोसेसिव स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो इस तरीके से इसे इंक्लूजन को समझना जरूरी है. ये कंडीशनल इंक्लूजन्स थे, राइट, विच वी डिड, विच वाज न्यू टू अस. तो अब हमारा यूजर डिफाइंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. आई थिंक वी शुड कीप इट टू दिस इन अवर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो पॉइंटर्स करेंगे, पॉइंटर्स का बेसिक्स करेंगे और उसके कुछ प्रोग्राम देखेंगे. नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पॉइंटर्स एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. फाइन. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं. Hope you understood it. Have a good day. Okay.